पेरू, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? माचू पिचू के वो धुंधले पहाड़ है ना? बिल्कुल। और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि ये तो सिर्फ एक झलक है, एक ट्रेलर। आज हम पेरू की पूरी कहानी देखेंगे, एक ऐसी कहानी जो उन पुराने खंडरों से बहुत बहुत आगे जाती है। इसमें एक जबरदस्त इतिहास है, ऐसी जमीन है जो हैरान कर देती है, और हाँ, ऐसा खाना जो एक बार चख लिया तो भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए समय में एक लंबा सफर करते हैं, बहुत पीछे। सोचिए 3200 ईसा पूर्व, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं अभी बस बन ही रही थीं, तब पेरू में नॉर्टे चिको सिविलाइजेशन फल फूल रही थी। फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं 15वीं सदी में, जब शक्तिशाली इंका साम्राज्य अपने चरम पर था। लेकिन फिर 1533 में स्पेनिश कॉन्किस्टेडोर्स आए और सब कुछ बदल गया। और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद 1821 में पेरू ने आज़ादी की सांस ली। तो देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मोड़ हैं जिन्होंने एक देश को गढ़ा है। इतिहास तो देख लिया, अब पेरू की जमीन पर चलते हैं। और ये कोई आम जमीन नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत ने अपना सबसे बेहतरीन काम किया है। सबसे पहले नजर जाती है आसमान छूते एंडीज पहाड़ों पर। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, नहीं, इन्हीं की गोद में छुपा है इंका साम्राज्य का सबसे बड़ा राज, माचू पिच्चू। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर ऐसा शहर कैसे बना लिया गया। ये वाकई इंसानी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। अच्छा, पहाड़ों से उतरते हैं और सीधा चलते हैं अमेज़न के घने जंगलों में। इसे आप एक ऐसी ग्रीन जंगल पार्टी समझ सकते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ हर पत्ता, हर जानवर, सब अपनी ही धुन में मगन है। सच कहूं तो ये जंगल ही पेरू का धड़कता हुआ दिल है। और फिर आता है नास्का का रहस्यमयी रेगिस्तान। यहाँ जमीन पर कुछ विशाल, बहुत ही विशाल लाइनें बनी हैं, कुछ आकृतियां बनी हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हें आप जमीन से ठीक से देख भी नहीं सकते, सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती हैं। किसने बनाई, क्यों? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। अब ऐसी अनोखी धरती है तो यहाँ के जानवर भी तो अनोखे होंगे, जैसे कि एंडियन कॉन्डोर, जो आसमान का राजा है, या फिर जैगवार, जंगल का वो शिकारी जो परछाई की तरह कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। और क्या आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का इकलौता भालू स्पेक्टिकल्ड बेयर यहीं मिलता है। और हाँ, अमेज़न नदी की सेलिब्रिटी पिंक रिवर डॉल्फिन को कैसे भूल सकते हैं। तो हमने जमीन देख ली, जानवर देख लिए, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो वहां के लोगों से होती है ना? और पेरू की सबसे बड़ी दौलत यही है। पेरू को एक ह्यूमन मेल्टिंग पॉट कहना बिल्कुल सही होगा। एक ऐसी जगह जहां सदियों से अलग अलग कल्चर एक साथ घुल मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पेरू की डाइवर्सिटी की पूरी कहानी बताता है। यहां आपको मिलेंगे इंका सभ्यता के वंशज, यानी इंडिजिनस लोग। फिर है मिस्टीजो, जो इंडिजिनस और यूरोपियन विरासत का मिश्रण है। और इस मिक्स में और रंग भरते हैं अफ्रो पेरुवियन और चीन और जापान से आए लोगों के समुदाय, जो अपने साथ अपनी अनोखी परंपराएं भी लाए। और ये जो कल्चर का संगम है ना, ये सबसे ज्यादा दिखता है यहाँ के त्योहारों में। एक तरफ है इंती राइमी, इनका लोगों का प्राचीन त्योहार जो वो सूरज देवता के लिए मनाते हैं, रंगों और संगीत से भरा हुआ। और दूसरी तरफ है पेरुवियन पासो हॉर्स डांस, जो स्पेनिश कल्चर के असर को दिखाता है, जिसमें शानदार घोड़े और उनके सवार अपनी कला दिखाते हैं। मतलब यहां पर अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। तो सवाल यह है कि ये सारा इतिहास, ये सारी डाइवर्सिटी आज के पेरू में कैसी दिखती है? चलिए अब मॉडर्न पेरू की दुनिया में चलते हैं, जहां स्वाद है, पैसा है और जश्न है। आज पेरू की इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है माइनिंग, मतलब जमीन के नीचे छिपा खजाना, जैसे कॉपर, सोना और चांदी। दूसरा है एग्रीकल्चर, यहाँ के खेतों में उगने वाला सोना, जैसे कॉफी और क्विनोआ। और तीसरा जाहिर है टूरिज्म, दुनिया भर से लोग माचू पिचू जैसे अजूबों को देखने आते हैं। यही तीनों मिलकर पेरू की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में पेरू की जगह कहाँ है। देखिए, एक तरफ तो पेरू के अमेरिका और पैसिफिक अलायंस जैसे बड़े सहयोगी हैं, लेकिन देश के अंदर भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे करप्शन और सामाजिक असमानता। और इन सब के बीच उसे अपने पर्यावरण और अपने इंडिजिनस लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करनी है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, जो मुश्किल है पर बहुत जरूरी भी। और अब बात उस चीज की जिसके लिए पेरू आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, और वो है यहाँ का खाना। सच में
इसे ग्लोबल टेस्ट पार्टी कहना गलत नहीं होगा। सोचिए, एक ही प्लेट में इंडिजिनस, स्पेनिश, अफ्रीकन और एशियन स्वाद का जादू, और ये सब मिलता है पेरू की जमीन से निकली ताज़ा चीज़ों के साथ, जो मिलकर एक बिल्कुल नया फ्लेवर बनाते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्टी सफ़र करते हैं। अगर हम कोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा फ्रेश सेविचे, कच्ची मछली जिसे नींबू के रस में ही पकाया जाता है। फिर अगर एंडीज़ के पहाड़ों पर चढ़ें तो वहाँ पचामंका ट्राई करना तो बनता है, जहाँ ज़मीन के अंदर गर्म पत्थरों पर मीट और सब्जियाँ पकती हैं। और अमेज़न के जंगलों में वहाँ तो पाइचे जैसी विशाल मछली और न जाने कितने अनोखे स्वाद इंतज़ार कर रहे हैं। एकदम सही कहा गया है। पेरू में खाना खाना इतिहास में एक स्वादिष्ट सफर करने जैसा है। एक जबरदस्त टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। और ये बात 100% सच है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये तो इतिहास को चखने जैसा है। हर निवाले में एक कहानी है, एक पूरी की पूरी परंपरा है। लेकिन रुकिए, पेरू की कहानी सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। यहाँ की कला को देखिए। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के हाथों से बुने गए वो रंग बिरंगे टेक्सटाइल्स कमाल हैं। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले मारियो वर्गास लोसा यहीं से हैं। और हाँ, जुनून, यहाँ का जुनून है फुटबॉल। जब इनकी टीम ला ब्लैंके रोज़ा मैदान पर उतरती है तो मानो पूरा देश एक साथ सांस लेता है। इतना ही नहीं, सर्फिंग और वॉलीबॉल में भी पेरू ने दुनिया को वर्ल्ड क्लास टैलेंट दिया है। और अब एक फैक्ट जो शायद आपको चौंका दे, 3000 से भी ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हैं ये नंबर किस चीज का है? ये पेरू में मिलने वाले आलूओं की किस्मों की संख्या है। जी हां, 3000 से ज्यादा तरह के आलू। हम जो आलू आज पूरी दुनिया में खाते हैं वो असल में दुनिया को पेरू का ही तोहफा है। तो इस सबसे हम कहाँ पहुंचे? बस यही कि पेरू सिर्फ माचू पिचू नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी किताब की तरह है जिसका हर पन्ना एक नए रहस्य, एक नए स्वाद या एक नई कहानी से भरा है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक सब्जी के हजारों किस्में हो सकती हैं, तो जरा सोचिए इस देश में और कितने अजूबे अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।